अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। दास्तान ईमान फरोशों की दूसरी किस्त। और बाद मुसलमान तो शाह फ्रैंक को सालाना टैक्स और जजिए भी देते थे, जिसकी मिसाल पोंडा टैक्स जैसी होती थी। सलेबी अपनी जंगी क़ुव्वत के रोब और छोटे छोटे हमलों से मुसलमान हुक्मरानों को डराते रहते और कुछ इलाकों पर कब्ज़ा करते, टैक्स और तावान वसूल करते थे। उनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस्लाम को हड़प कर लिया जाए। मुसलमान रया का खून चूस कर टैक्स देते रहते थे। उनका मकसद ये था कि बस उनकी ऐश व इशरत में खलल नहीं आना चाहिए। फ़िरका परस्ती के बीज बो दिए गए थे। उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फ़िरका हसन बिन सबा का था, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी से एक सदी पहले वजूद में आया था। ये मफाद परस्तों का टोला था, बेहद ख़तरनाक और पुरअसरार। ये लोग अपने आप को फ़िदाई कहलाते थे, जो बाद में हशीशीन के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि वो हशीशीन नामी एक नशा आवर शहर से दूसरों को अपने जाल में फंसाते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मदरसा निज़ामुल मुल्क में तालीम हासिल की थी। याद रहे कि निज़ामुल मुल्क दुनियाई इस्लाम के एक वज़ीर थे, जो मदरसा उन्होंने तामीर किया, जिसमें इस्लामी तालीम दी जाती थी और बच्चों को इस्लामी तारीख़ और नज़रियात से बहराबार किया जाता था। एक मौरख इब्न अतर के मुताबिक निज़ामुल मुल्क हसन बिन सबा के फ़िदाइयों का पहला शिकार हुए, क्योंकि वो रूमियों की तोसी पसंदी की राह में चट्टान बनी हुई थी। रूमियों ने 1091 ईस्वी में उन्हें फ़िदाइयों के हाथों कत्ल करा दिया था। उनका मदरसा कायम रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहीं तालीम हासिल की। इसी उम्र में सिपाहगरी की तरबियत अपने ख़ानदान के बड़ों से ली। नूरुद्दीन जंगी ने इसको जंगी चालें सिखाई, मुल्क के इंतज़ामात के सबक सिखाए और डिप्लोमेसी में महारत दी। इस तालीम और तरबियत ने इसके अंदर वो जज्बा पैदा किया जिसने आगे चलकर सलेबियों के लिए सुल्तान को बिजली बना दिया था। जवानी में ही उसने वो महारत, जहानत और अहलियत हासिल की थी जो एक सलार अजीम के लिए अहम होती है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फ़न हर्ब व ज़र्ब में जासूस, गुरिल्ला और कमांडो ऑपरेशन को ख़ुसूसी अहमियत दी। उसने देख लिया था कि सलेबी जासूसी के मैदान में आगे निकल गए थे। वो मुसलमानों की नज़रियात पर नहायत कारगर हमले कर रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन नज़रियात के महाज पर लड़ना भी जानता था, जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती थी। इन वाक़यात में आप आगे चलकर देखेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन की तलवार का वार तो गहरा होता ही था, लेकिन इसकी मोहब्बत का वार तलवार से भी ज़्यादा गहरा होता था। इसके लिए तहम्मुल और बुर्दबारी की ज़रूरत होती थी, जो सुल्तान सलाहुद्दीन ने जवानी में ही खुद के अंदर पैदा कर दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन को जब मिस्र का वासराय बनाकर भेजा गया, तो वहाँ पर सीनियर अहदेदारों ने आसमान सर पर उठा लिया, क्योंकि वो सब इस ओहदे की आस लगाए बैठे थे। इनकी नज़र में सुल्तान सलाहुद्दीन तफ़्ल मकतब था, लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने इनका सामना किया और बातें सुनी, तो उनका एहतजाज सर्द पड़ गया। यूरोपीय मौरख लैंपोल के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन डिसिप्लिन का बहुत ही सख्त साबित हुआ। उसने तफरी, अयाशी और आराम को अपने और अपनी फ़ौज के लिए हराम करार दिया। उसने अपनी तमाम जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वत सिर्फ इसमें खर्च की कि मिल्लत इस्लामी को फिर से एक कर सकें और सलेबियों को यहाँ की सरजमीन से निकाल सके। सुल्तान सलाहुद्दीन फ़लस्तीन पर हर कीमत पर कब्ज़ा करना चाहता था और यही मकासद सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपनी फ़ौज को दिए। मिस्र के वासराय बनकर सुल्तान ने कहा, अल्लाह ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है और अल्लाह ही मुझे फ़लस्तीन भी अता करेगा। मगर मिस्र पहुंचकर सुल्तान पर इंकशाफ हुआ कि इसका मुकाबला सिर्फ सलेबियों से नहीं है, बल्कि इसके अपने मुसलमान भाइयों ने इसकी राह में बड़े बड़े हसीन जाल बना रखे हैं, जो सलेबियों के ज़ैम और जंगी क़ुव्वतों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो ये था हल्का सा तारफ़। मिस्र में जिन ज़ुमान ने सुल्तान का इस्तकबाल किया, उनमें एक नाजी नामी सलार बहुत अहमियत का हामिल था।
सुल्तान ने सबको सर से पांव तक देखा। सुल्तान के होंठों पर मुस्कुराहट और ज़बान पर प्यार की चाशनी थी। बाद पुराने अफसरों ने सुल्तान को ऐसी नज़रों से देखा जिनमें तंज और तमस्कर था। वो सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से वाकिफ थे, या ये कि ये एक शाही ख़ानदान का फ़र्द है और अपने चचा का जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन ज़ंगी के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का क्या रिश्ता है। उन सब की निगाहों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अहमियत के बाद इसके ख़ानदान बैकग्राउंड की वजह से थी। ये सिर्फ ये कि वो मिस्र का वासराय बनकर आया था। इसके सिवा उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई बुकत ना दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, बच्चा है, इसे हम पाल लेंगे। इस वक्त की मौरख ये नहीं लिख पाए कि आया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनकी नज़रें भांप ली थी कि नहीं। वो इस्तकबाल करने वाले इस हजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने हाथ मिलाने के लिए रुका तो इसके चेहरे पर तब्दीली आ गई। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन नाजी जो इसके बाप की उम्र का था, सबसे पहले दरबारी खुशामदी की तरह झुका, फिर अय्यूबी से बगलगीर हो गया। उसने अय्यूबी की पेशानी को चूम कर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी आपकी हिफाजत के लिए होगा। तुम मेरे पास ज़ंगी और शिरकोह की अमानत हो। मेरी जान अज़मत इस्लाम से ज़्यादा कीमती नहीं मोहतरम। अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखें। सलेबी स्याह घटाओं की तरह छा रहे हैं, सुल्तान ने कहा। नाजी जवाब में मुस्कराया जैसे सुल्तान ने कोई लतीफ़ा सुनाया हो। सुल्तान सलाहुद्दीन इस तजर्बाकार सलाहत मुस्कुराहट को गालबन नहीं समझ सका था। नाजी फातमी खिलाफत का परवरदा सलार था। वो मिस्र में बॉडीगार्ड्स का कमांडर इन चीफ था, जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सूडानी थी। ये फ़ौज उस वक्त के जदीद हथियारों से लैस थी और यही फ़ौज नाजी का हथियार बन गई थी, जिसके ज़ोर पर नाजी बेताज बादशाह बन गया था। वो साजिशों और मुफाद परस्तों का दौर था। इस्लामी दुनिया की मरकज़ियत ख़त्म हो गई थी। सलेबियों की भी नहायत दिलकश तखरीबकारी जारी थी। ज़र परस्ती और तैश का दौरा था। जिसके पास ज़रा सी भी ताकत थी वो उसको दौलत और इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करता था। सूडानी बॉडीगार्ड्स फ़ौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। अल्लाह ने इसको साज दिमाग दिया था। नाजी को इस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में ख़ुसूसी महारत रखता था। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन को देखा तो इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे एक कमज़ोर भेड़ को देखकर एक भेड़िए के दांत निकल आते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन इस ज़हर खंदा समझ नहीं सका। सुल्तान सलाहुद्दीन के लिए सबसे ज़्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वो 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर था और सुल्तान सलाहुद्दीन को फ़ौज की बहुत अशद ज़रूरत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन से कहा गया कि हुजूर बड़ी लंबी मुसाफर से तशरीफ़ लाए हो, पहले आराम कर लें। तो सलाहुद्दीन ने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रखी गई है मैं इसके लायक न था। इस दस्तार ने मेरी नींद और आराम ख़त्म कर दिया है। क्या आप हजरात मुझे इस छत के नीचे लेकर नहीं जाएंगे जिसके नीचे मेरे फ़राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हुजूर काम से पहले तमाम लेना पसंद नहीं करेंगे? इसके नायब ने कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कुछ सोचा और इसके साथ चल पड़ा। लंबे टरंगे बॉडीगार्ड्स और इमारत के सामने 2 रोइया दीवार बनकर खड़े थे, जिसमें खाने का इंतज़ाम किया गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फ़ौजियों के कद-बुत और हथियार देखे तो इसके चेहरे पर रौनक आ गई, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही ये रौनक ख़त्म हो गई। वहाँ 4 नौजवान लड़कियाँ, जिनके जिस्मों में ज़ैद शिकन लचक और शान और बिखरी हुई रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समाया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई टोकरियाँ ली हुई खड़ी थी। उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन के कदमों में पत्तियाँ फेंकना शुरू की और इसके साथ दफ की ताल पर ताउस रबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने रास्ते में फूलों की पत्तियाँ देखकर कदम पीछे कर लिए। नाजी और इसका नायब सुल्तान सलाहुद्दीन के दाएं बाएं थे।
वो दोनों झुक गए और सुल्तान सलाहुद्दीन को आगे बढ़ने की दावत दी। ये वो अंदाज़ था जो मुग़लों ने हिंदुस्तान में राज किया था। सलाहुद्दीन फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अयूबी ने ऐसे मुस्कुराहट से कहा जो लोगों ने बहुत ही कम किसी के होंठों पर देखी थी। हम हुजूर के कदमों में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाने ही चाहते हो तो वो एक ही चीज़ है जो मुझे बहुत भाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, आप हुक्म दें, वो कौन सी चीज़ है जो सुल्तान के दिल को भाती है? नाजी की नैब ने कहा, सलेबियों की लाशें। सुल्तान सलाहुद्दीन ने मुस्करा कर कहा, मगर जल्द ही ये मुस्कराहट ख़त्म हो गई। उसकी आंखों में शोले निकलने लगे। उसने धीमी आवाज़ में, जिसमें गज़ब और औताब छुपा हुआ था, कहा, मुसलमानों की ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, जानते नहीं हो सलेबी सल्तनत मिलत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं। और जानते हो कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके इनकी असमतें रोंद डाली। मेरी नज़रें फ़लस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल डालकर मिस्र से भी इस्लामी झंडा फहरा देना चाहते हो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सबको एक नज़र से देखा और दबे से कहा, उठा लो ये फूल पत्तियाँ मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह छीनी हो जाएगी। हटा दो इन लड़कियों को मेरे आँखों से। ऐसा ना हो कि कहीं मेरी तलवार इनकी जुल्फ़ों में उलझ कर बेकार हो जाए। हुजूर की जाह हशमत, मुझे हुजूर ना कहो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी की गर्दन काट दी हो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, हुजूर वो है जिनके नाम का मैं तुम कलमा पढ़ते हो, जिनका मैं गुलाम बेदाम हूँ। मेरी जान फिदा हो उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके मुक़द्दस पैगाम को मैंने सीने पर कंधा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र आया हूँ। सलेबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहर रूम में डुबो देना चाहते हैं, शराब में डुबो देना चाहते हैं। मैं बादशाह बनकर नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां उठाकर वहाँ से हट गई थीं। सुल्तान तेज़ से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था जिसमें एक लंबी मेज़ रखी गई थी, जिस पर रंगारंग फूल रखे हुए थे। उनके बीच रोस्ट किए गए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालम और जाने क्या क्या रखा गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन रुक गया और अपने नायब से कहा कि क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा ऐसे ही खाना खाता है? नहीं हुजूर, गरीब तो ऐसे खाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। नायब ने कहा, तुम किस कौम के फर्द हो? सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, क्या उन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों का ख्वाब भी नहीं देख सकते? किस तरफ से कोई आवाज़ जवाब नहीं आया। इस जगह जितने मुलाजिम हैं और जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं, उन सब को बुलाओ और ये खाना उनको दे दो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने लपक कर एक रोटी उठाई, उस पर 2-3 बोटियाँ रखी और खड़े खड़े खाने लगा। यह तेज़ से रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर इस कमरे में चला गया जो वासराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी दफ्तर से निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और नज़र से ओझल हुआ। रात नाजी के 2 कमांडर जो इसके हमराज थे बैठे इसके साथ शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी के जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा करा दूंगा। कम वक्त जो भी बात करता है रब काबा की कसम, सलीबियों को मिलत इस्लामी से बहर निकाल कर ही दम लूँगा। सलाहुद्दीन अयूबी, एक कमांडर ने तंज़िया कहा, इतना भी नहीं जानता कि मिलत इस्लामी का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने इसे बताया नहीं कि ये 50,000 फौज का लश्कर सूडानी और ये लश्कर जिसे वो अपनी फ़ौज समझता है सलेबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है औरोश? मैं ऐसे यकीन दिलाया हूँ कि ये 50,000 सूडानी शेर सलेबियों के परखच्चे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फ़ौज तैयार करो। उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फ़ौज ठीक नहीं होती। उसने बोला कि मिस्र की फ़ौज बनाकर इनमें शामिल कर दो। नाजी ने कहा, तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि कौम की तामील होगी, लेकिन मैं इस हुक्म की तामील नहीं करूँगा। नाजी ने जवाब दिया। मिजाज का कैसा है? रोशन का ज़िद का पक्का मालूम होता है। नाजी ने कहा,
आपके दानिश और तजर्बे के आगे तो वो कुछ भी नहीं। नया नया अमीर मिस्र बनकर आया है, कुछ रोज़ ये नशा तारी रहेगा। दूसरे कमांडर ने कहा, मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा, इसी नशे में ही बदमाश करके मारूंगा। नाजी ने जवाब दिया। बहुत देर तक वो सुल्तान के खिलाफ बातें करते रहे और इसी मसले पर गौर करते रहे कि अगर सुल्तान नाजी की बेताज बादशाही के लिए ख़तरा पैदा कर दिया तो वो क्या करेंगे। इधर सुल्तान अपने नायबीन को सामने बैठाए ये बात ज़हन नशीन करा रहा था कि वो यहाँ हुकूमत करने नहीं आया और ना ही किसी को हुकूमत करने देगा। उसने इन्हें कहा कि उसको जिनकी ताकत की ज़रूरत है और उसने ये भी कहा कि उसको यहाँ का फ़ौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं। 50,000 बॉडीगार्ड सुडानी हैं। हमें मुल्क के हर बाशिंदे को ये हक देना चाहिए कि वो हमारे फ़ौज में आए, अपने जोर दिखाए और माल गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें। यहाँ के अवाम का म्यार ज़िंदगी इस तरह बुलंद हो सकता है। मैंने नाजी को कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दें। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाजिम ने इससे पूछा। क्या हो वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो हुक्म की तामील से गुरेज कर सकता है, वो हुक्म की तामील नहीं अपनी मनवाता है। फ़ौजी उमूर उसके सपोर्ट हैं, नाजिम ने जवाब दिया। सुल्तान अयूबी खामोश हुआ, जैसे उस पर कुछ असर हुआ ही ना। उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूस और जवाबी जासूस का माहिर था। उससे सुल्तान बहुताज से अपने साथ लाया था। वो उधेड़ उम्र आदमी था, अदाकारी, चरब ज़बानी, बेस बदलने का माहिर था। उसने जंगों में जासूसी की भी और जासूसों को पकड़ा भी। इसका अपना एक गिरोह था जो आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता था। सुल्तान को जासूसी की अहमियत से वाक़फ़ियत थी। फ़नी महारत के अलावा अली बिन सुफियान भी वही जज्बा रखता था जो सुल्तान अयूबी में था। कहानी अभी जारी है। चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। शुक्रिया।